अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, और वह है कि कुंवर जी की साक्षात्कार की पुस्तक जिए हुए से ज़्यादा, इस पर आज एक परिचर्चा हम करेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर हमारे साथी हैं इस पैनल में, प्रयाग जी, हरीश त्रिवेदी सर, मृणाल पांडे जी और अनामिका जी। ये ऐसे नाम हैं जो सर्व परिचित हैं। इस बातचीत की शुरुआत मृणाल जी सबसे पहले आपसे करूं। आपने पिछली बार मुझे याद है जब 2019 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ही इस तरह का एक कार्यक्रम हुआ था, तो आपने कुमार जी पर बात की थी, लेकिन उसके माध्यम से आपने सांस्कृतिक इतिहास, जो कुंवर जी की रचनाओं की विशेषता है, आपने उस ओर इशारा किया था। तो इतिहास जो है और उसे किस तरह पढ़ा जाना चाहिए, इसकी जो समझ है वो कुंवर जी को पढ़ने से हमारी बनती है। तो एक तरह से वो एक मेरुदंड की तरह है उस पूरे साहित्य में, क्योंकि कुंवर जी जितना लिखते हैं उससे कहीं अधिक गुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और उन चीज़ों को ढूंढ कर लाते हैं जिनकी तरफ सरलता से हमारा ध्यान नहीं जाता। प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस पुस्तक में अनेक ऐसे अंश आएंगे जो आप बार बार मार्क करते जाएं। कविता पर उनकी समझ हो, भाषा पर, इतिहास पर, प्रतिरोध पर, अनेक ऐसे हिस्से हैं जिन्हें मार्क किया जा सकता है। कला, संगीत पर, सिनेमा से संबंध पर, ये सूची अंतहीन हो सकती है। लेकिन ख़ास तौर पे जो आपके साथ इंटरव्यू है उसमें एक बात वो कहते हैं कि हम काल में नहीं, त्रिकाल में जीते हैं। तो शायद यही एक तरह से एंट्री पॉइंट है जिससे कि हम कुंवर जी की रचनाओं पर बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। उस बातचीत से मुझे भी एक नई तरह की समझ मिली समय को लेकर के, क्योंकि समय और समय काल की परिधि और सीमाओं पर बहुत कुछ मुझे उलझाता भी रहा है, और उसको पढ़ के बहुत सारी चीज़ें जैसे बिंदु एक दूसरे के आसपास जुड़ने लगे। पूरी तरह नहीं जुड़े लेकिन जुड़ने लगे। कुंवर जी की सारी रचनाओं में एक ये आप बार बार पाते हैं कि पात्र एक काल से दूसरे काल में बड़ी आसानी से आते जाते रहते हैं, जैसे कि समय की कोई सीमा न हो। साइंस फिक्शन में हम ज़रूर पढ़ते हैं कि समय की बीच में एक फाँक आ जाती है जिसमें से आदमी उधर चला जाता है बीते समय में, या उसके बाद फिर लौट करके वापस आ जाता है। टाइम मशीन की कल्पना तो खैर पुरानी हुई, लेकिन ये फिज़िक्स की नई जो समझ है, जो हरीश का बेटा पढ़ रहा है जिस तरह से, उसके अनुसार तो कुंवर जी की कहानियों में ये चीज़ है। कहानियों में उन्होंने इन सीमाओं का स्पष्ट और बहुत सुंदर, सरस और सहज उल्लंघन किया है। मैंने कुछ लोग उल्लंघन करते हैं तो बहुत ढोल नगाड़े बजा के उल्लंघन करते हैं कि देखो मैं चिरविद्रोही, मैं ऐसा, मैं ऐसा। लेकिन कुंवर जी का ऐसा, जैसे वो शांत स्वभाव के थे, लेकिन एक विरल, एक दुर्लभ परिहास रसिकता के साथ वो एक युग से दूसरे युग में चले जाते हैं। अचानक उनसे अमीर खुसरो टकरा जाते हैं, अचानक चलते चलते उनको कबीर मिल जाते हैं जो इन दिनों मगहर में रह रहे हैं, सह न सके जगत की उलट बांसी, छोड़ दिया काशी। तो इसी तरह से उनकी बहुत सारी कविताओं में पुराने लोग, भिक्षु हैं, यायावर लोग हैं, घुमक्कड़ वृत्ति के लोग हैं, उनके कहानियों में आते जाते रहते हैं और कुंवर जी उनके साथ चलते रहते हैं। हिंसांग के साथ चल रहे हैं तो कभी अभी मन भर गया तो चलो आज कुमार जी के यहाँ झांक आते हैं, वहाँ चले जाते हैं। फिर वो संगीत में कुछ एक बहुत खूबसूरत बात किसी ने आमिर खान साहब के साथ कही थी
कि आमिर खान साहब विलंबित गति में गाते हैं, लेकिन जब सम पर लौटते हैं तो ऐसे नहीं कि चलो यार इधर से गुजर रहा था सोचा तुम्हारे साथ मिलता चलूँ, ऐसे नहीं। सोचे समझे नियत समय के साथ पहले से सूचना दे करके आते हैं और नियत समय पर थाप देते हैं कि मुझे अंदर ले लो। तो ये जो मिजाज है वो उनके गद्य में मुझे लगा, और मुझे कई बार ये भी लगता है कि उनकी गद्य की उपेक्षा हुई है उनकी कविताओं की तुलना में, क्योंकि कविताएं सघन होती हैं, छोटी होती हैं, पढ़ने में आसान होती हैं, कोट करने में आसान होती हैं, लेकिन उनका गद्य जो है वो बहुत भीगा हुआ है और उसको बहुत देर तक उसका आस्वाद लिया जा सकता है। हिस्से में पढ़ने पर नई तरह की लौ दिखती है। कई सारी चीज़ें जो पिछली बार छूट गई थीं, कूछा में ह्वेनसांग, मैं एक प्राचीन छायाचित्र को ध्यान से देख रहा हूँ, इस ध्यान से देखने को भी ध्यान से देख रहा हूँ, दोनों के बीच एक सामासिक ऊर्जा काम करती है। वे स्थूल में सिमट सकते हैं, एक अणु की तरह विस्फोट हो सकता है अनंत ऊर्जा में। यह विस्फोट विनाशक भी हो सकता है, सृजनात्मक भी। वाह वाली चीज़ है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं कहूँगी कि आप बड़ी निकटता से आपने उनको जाना है और उनके साहित्य को भी, और आपकी आपने जो एक निबंध लिखा उसकी एक पंक्ति खाली मैं कोट करना चाहूँगी। एक साक्षात्कारों की किताब की बात हो रही है। एक साक्षात्कार में जब कुंवर जी से पूछा गया कि विचार और बुद्धि का कविता में क्या स्थान होना चाहिए, तो उन्होंने उत्तर दिया कि लगभग वही जो जीवन में, जिससे हमारी जीवन की समझ बढ़े, संवेदना बढ़े और न्याय विवेक बढ़े। ये न्याय विवेक शब्द जो है ये कुंवर जी के साहित्य का फिर से एक बीज शब्द है, कीवर्ड है, जो कभी हम न्याय कहते हैं, कभी हम नैतिकता कहते हैं। और आपने कुंवर जी के साहित्य को विश्व कवियों के बरक्स रख के देखा, आपने उन्हें विश्व कवि के करीब माना, एक कॉस्मोपॉलिटन कहा जो विश्व नागरिक है। तो आप इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? कुंवर जी ने जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म दशकों तक के अध्ययन, मनन और यात्राओं से अर्जित की, वो हिंदी में ही नहीं अंग्रेजी के लेखकों में भी दुर्लभ है। और ये आने जाने से, ज़्यादा पढ़ने से नहीं होती है, स्वभाव से होती है। ये स्वभाव विकसित होता है, कॉस्मोपॉलिटन उससे विकसित होती है। तो उनकी टक्कर का मुझे कोई दिखता नहीं। और ये जो उनके अनेक साक्षात्कार हैं, कई लोगों ने उनसे बार बार पूछा कि आपके ऊपर किसका प्रभाव पड़ा, आपके प्रिय लेखक कौन कौन से हैं। वो पहले तो एक आध गिनाते नहीं थे, गिनाते थे तो ऐसी लंबी लिस्ट गिनाते थे कि उससे स्पष्ट हो जाता था कि आप क्या पूछ रहे हैं, ज़रा फिर से पूछिए, कुछ और ज़रा इसमें। तो ये जो उनमें बड़ी खास, उनको मैं मनस्वी मानता हूँ। अगर एक ही विशेषण उनके बारे में लगाना हो तो कवि के भी ऊपर मैं उनको मनस्वी मानता हूँ। वो इसलिए कि उनमें गुण था बहुत बहुत व्यापक अध्ययन का, इतिहास की समझ, और उसके साथ साथ बार बार सोचते रहने का और सोच समझकर एक ऐसी धारणा बनाने का गुण उनमें था जो हम लोगों में से बहुतों की हमारी सामर्थ्य ही नहीं है, चाहे जितना पढ़ लें। पढ़ तो सब लोग लेते हैं, उसके बाद उसका हम क्या करें, ये कुंवर जी से सीखना है। तो यही उनकी कविता में भी आता है। उनकी कविताओं का कथ्य और उनकी कविताओं का शिल्प दोनों जितने सुविचारित लगते हैं, उतना मेरा ख्याल है किसी और कवि में उस तरह नहीं पाया जाएगा। एक और साक्षात्कारों की ही बात, एक बिंदु और लाता हूँ आपके सामने। मुझे क्या लगा कि चाहे आप जिस तरह के प्रश्न पूछें, उनको कोई उकसा नहीं सकता था। वो उद्वेग में जवाब नहीं दे सकते थे, आवेश में जवाब नहीं देते थे। वो सब सुलझा हुआ था उनके मन में पहले से ही, क्योंकि सब चीज़ों पर सोच चुके थे। वो जो भी आपके सरोकार हों, उन पर भी, अपने सरोकारों पर तो सोच ही चुके थे।
तो जीवन के सुंदर समतल जैसा उनका लगता है रहा नहीं होगा। ये तो विश्वास नहीं होता, और अच्छा ही है कि न रहा हो। लेकिन उन्होंने चिंतन मनन से और अपने स्वभाव से जहाँ पहुँच गए, वो स्थित प्रज्ञ की भांति, वो हम सब के लिए बहुत स्पृहणीय है और संभव नहीं है। एक बात और कहूँगा, कॉस्मोपॉलिटिज्म के अलावा विश्व साहित्य का आपने जिक्र किया। हमने विश्व साहित्य कितना समाहित किया है, हमारी दृष्टि कितनी बदली है विश्व साहित्य के प्रति। और उसमें अगर कोई एक लेखक मुझे सबसे आगे दिखता है हिंदी का, तो वो कुंवर जी हैं। अगर हमें एक प्रतिनिधि भेजना हो विश्व साहित्य की चेतना हिंदी में लाने वाला और हिंदी में लगातार रखने वाला, तो कुंवर जी से बढ़ के कौन होगा। एक और बात कहूँगा, फिर मैं समाप्त करता हूँ। अमीर खुसरो वाली कविता पढ़ी गई, कुमार जीव वाली कविता तो है ही अपनी जगह पर। आपका जो साक्षात्कार है वो पूरा कुमार जीव वाली पुस्तक पर है। मुझे एक बात लगती है, कुमार जीव के बारे में मेरी उनसे बात होती रहती थी। मुझे पता था कि वो लिख रहे हैं और बड़ी चीज़ लिख रहे हैं, ये नहीं पता था कि पूरी पुस्तक उसी पर होगी। तो उनसे कई सालों से बात होती रहती थी कुमार जीव पर। मैं अनुवाद में मेरी रुचि है, इसलिए कुमार जीव में। दूसरे क्यों मेरी रुचि है कि मैं उन दिनों चीन जाता था काफ़ी, चीन और हांगकांग, और वहाँ एक महिला थी हांगकांग में बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी में, मार्थे चुंग, वो मेरी मित्र थी। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने चीन में जो बड़े प्रसिद्ध अनुवादक हुए हैं बौद्ध साहित्य के और बाद के भी, लेकिन पहला खंड जो उनका है वो सन 1000 तक है। 1000 साल बौद्ध साहित्य का चीनी भाषा में जो अनुवाद हुआ है वो अतुलनीय है। मतलब बाद में जो बाइबल के अनुवाद दुनिया भर में हुए उनसे टक्कर लेती हुई चीज़ है, वो उनसे कम नहीं है। तो उसमें कुमार जीव है, संदर्भ उनका वही है कुमार जीव का। लेकिन जो कविता है उसमें कुमार जो थोड़ा बहुत हमें ऐतिहासिक पता है कुमार जीव के बारे में, उसकी तुलना में कविता में कुंवर जी ने कुमार जीव को क्या बना दिया, ये उनकी काव्य प्रतिभा का प्रमाण है। जो तथ्य हमको पता हैं, जो जिनका उल्लेख वो भी करते हैं, उनका किस प्रकार उदात्तीकरण किया है उन्होंने। और जो मार्था चुंग के कुमार जीव हैं, कुमार जीव का अपने उन्होंने स्वयं अनुवाद के बारे में क्या कहा कुमार जीव ने, एक उसमें उदाहरण आता है। मुख्य अनुवादकों की, चीनी भाषा के मुख्य अनुवादकों के उदाहरण हैं उसमें कि अनुवाद पर उन्होंने क्या कहा उस पुस्तक में। और कुमार जीव ने कहा कि अनुवाद क्या है, अनुवाद तो चबाए हुए भात को फिर चबाना है। ये उनकी धारणा थी अनुवाद के बारे में। इससे तो कुछ जुगुप्सा जैसी जागती है, पिष्ट पेषण से भी बुरा है ये तो लेकिन उन्होंने जो एक और मैं चीन में बीजिंग में कॉन्फ्रेंस में जब था, तो एक महिला ने पूरा पेपर पढ़ा कुमार जीव पर, चीनी महिला ने। मैंने उनसे बाद में जब सवाल जवाब हो रहे थे, मैंने पूछा है ये बताइए कि कुमार जीव के अनुवाद और जो उन्हीं सूत्रों के अनुवाद हैं उनकी तुलना में कैसे लगते हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा पास हैं संस्कृत के। उन्होंने कहा कुमार जीव ने किसी पुस्तक से तो अनुवाद किया नहीं, उनको तो सूत्र सब कंठस्थ थे, तो हम किससे तुलना करें उनकी। तो कुमार जीव का जो अवदान है उसको कुंवर जी ने कैसे ढाला हम लोगों के लिए, हिंदी पाठकों के लिए, वो देखने लायक है। वो कुमार जीव, इतिहास के कुमार जीव आधे होंगे, आधे से भी कम होंगे, वो कुंवर जी के मौलिक कुमार जीव है, ये उनका अवदान है। उसी तरह उनके अमीर खुसरो जो भी सुना गया, वो इतिहास के अमीर खुसरो तो नहीं है, वो बड़ा अच्छा है, वो कविता के अमीर खुसरो है। तो आपके प्रश्न का उत्तर तो मैंने कदापि नहीं दिया, लेकिन धन्यवाद। यूं ही बैठे बैठे जैसे होता है कि एक सवाल पूछ लिया, कुछ रिकॉर्ड कर लिया, वो मतलब एक व्यवस्थित ढंग से किया गया साक्षात्कार नहीं था, बस यूं ही 4-5 सवाल जो मैंने पूछे। तो उसका जो अंतिम सवाल था तो वो काफ़ी, मैंने उन्हें स्वयं कहा कि मैं थोड़ा कठिन सा सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, और कुमार जीव ने क्यों उसमें रहना स्वीकार किया और उसने विरोध नहीं किया। तो जो उसका उत्तर था वो एक जीवन जीने की, जैसे जो भी बात
रमा कह रही थी जब कविता पढ़ रही थी कि ये कविता दोहरा दोहरा के मेरे पास आती है, तो जो उनका उत्तर था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि वाचरवा के बहाने में वो पंक्तियां हैं कि हमारे मन में मतलब बर्बर महत्वाकांक्षाएं नहीं, कुछ सपने होने चाहिए। तो यहाँ भी उन्होंने कहा कि दो तरह से जीवन जिया जा सकता है, एक तो लड़ कर के और एक जीवन के सकारात्मक पक्ष को सामने रख के। और फिर उन्होंने अहमद फराज का एक शेर सुनाया, शिकवाए जुल्मत ए शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत ए शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते आते, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते आते। तो ऐसे ही थे कुंवर जी, ऐसे ही मतलब इस बात में कितनी दृढ़ता से कितने साल तक उन्होंने विश्वास किया, आजीवन विश्वास किया। कुंवर जी के दर्शन पर बात करेंगे तो लगभग जो बात अभी हो रही है वो कुंवर जी के जीवन दर्शन के निकट ही है। वहीं से बात उठाती हूँ कि जिसको हम लोग लेट मॉडर्न सबलाइम कहते हैं, अगर वो पश्चिम का हम देखें तो उसमें टी.एस. एलियट से शुरू करके येट्स वगैरह तक आते आते हमें अपने यहाँ श्री अरविंद से ही शुरू करना चाहिए, और उसके बाद वृंदा कारंदीकर, अरुण कोलटकर, दिलीप चित्रे, मराठी में तो कई हैं, पंजाबी में हरभजन सिंह जी, और हिंदी में मेरे ख्याल से कुंवर जी ही हैं जिन्होंने अंतःपाठीयता बहुत गंभीर अर्थों में, मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है रेखा कि जिसको आनंदवर्धन ध्वनि कहते थे वही एक तरह का अंतःपाठ है, जो एक पुस्तक से दूसरे पुस्तक में अपने युग के त्रिकाल, जिसको ये प्रति समय कहते हैं ना, कि समय जो है सिचुएटेड हम कहीं हों, स्थित हम कहीं हों, लेकिन यात्रा की एक गठरी, एक पोटली हमारे पीछे है, और वहाँ जो बीत गया है, रीत गया है, बीत रहा है, बीतेगा। शैव दर्शन में, कश्मीरी शैव दर्शन में काल की जो अवधारणा है वो एक भोजन भट्ट की है। खाने का समय हो रहा है और भोजन भट्ट की बात नहीं करनी चाहिए, मगर है कि वो क्षण पल जो बीत रहा है सब उद्रस्त, शायद कबीर जो कहते हैं काल चबेने की बात, कुछ मुख में कुछ गोद, वो वहीं से उसका अंतःपाठीय संवाद रहा हो मालूम नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक स्थित प्रज्ञ नहीं होते, जैसे जो अगर हम फिज़िक्स की भी बात मृणाल जी कह रही थी, तो अगर हम पेंडुलम की तरह देखें, मन है डोल ही रहा है लगातार, तो सुख है तो दुख की ओर जाएगा, बाइनरी है वो उसकी, दुख है तो सुख की ओर आएगा। स्थित वो तभी होगा काल में, स्थित प्रज्ञ, जब वो डोलना छोड़ देगा। लेकिन जो डोलना छोड़ भी देगा उसी में ये दृष्टि आएगी कि वो तीनों काल समेट लें, जिसको वो प्रति समय कहते हैं। मिथोलॉजिकल मेमोरी, इवोल्यूशनरी मेमोरी, जेनेटिक मेमोरी, आजकल बहुत तरह के नाम हो गए, लेकिन संवाद उसमें डूब कर करना, क्योंकि हर युग सर्वोच्छेदन जो था ना, लेट मॉडर्निस्ट सबलाइम इसलिए महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्छेदन की जो धारा चली थी कि नया करने के चक्कर में सब कुछ ध्वस्त कर दो, परंपरा में जो है वो परंपरा की बैटरी जो रिचार्ज होनी है वो ना करो, इसके खिलाफ वो बहुत बड़ा आंदोलन था। और सभी भाषिक और संस्कृतियों में जो ग्रहण करने लायक है, सारी को गहलियत होता नहीं उड़ा, जो ध्वनियाँ हैं उससे अंतःपाठीय संवाद करते रहे। पश्चिम में भी लोग, एलियट और येट्स ने तो ओरिएंटल पूरा ही किया, लेकिन हमारे यहाँ जो सिर्फ हमारे इन कवियों ने, खासकर इन्होंने सजग ढंग से, जैसे सबका
सभी तरह की, सभी संस्कृतियों की अंतःध्वनियाँ। वो कहते थे कि एक तो हमारी आदि ध्वनियाँ उपनिषद वाली हैं ही, फिर उन्होंने कहा कि एक मोमेंट हमारा पर्शियन इतिहास से भी आता है, जो हमारे आक्रमण से आया, लेकिन आया तो आया, हम बाद में तो दोस्त हो गया। उसके बाद एक अंग्रेज़ भी आए, तो डीकोलोनियलाइजेशन का चक्कर हम अभी तक चला रहे हैं, भूत भगावन खेल। साहित्य मेरी खास दुनिया है, लेकिन वही अकेली दुनिया नहीं। उसमें दूसरी कलाओं और विषयों के साथ पास या दूर के रिश्ते हैं। फिल्म और संगीत से ज़्यादा नज़दीकी संबंध महसूस कर पाता हूँ। लिखते समय मेरे मन में ये दूसरा अंश है। लिखते समय मेरे मन में यह आकांक्षा रहती है कि कलाओं, साहित्य और विचारों के ऐसे उदात्त संसार का आभास दे सकूं जो विभिन्नताओं के योग से बनता है। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, विभिन्नताओं के योग से बनता है, उनके पृथकत्व से नहीं, जो राजनीतिक और जातीय सीमाओं से ऊपर होता है, सार्वभौमिक और सार्वकालिक मानसिकता से उत्प्रेरित इतिहास बोध जो आदमी की दृष्टि को विस्तृत और उदार करे, उसे संकीर्ण नहीं। तो प्रयाग जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इस पक्ष पर टिप्पणी करें, जो कलाओं का अंतर संबंध था कुंवर जी के साहित्य में, जिस पर इतना चिंतन हुआ, उसके बारे में। ये हिंदू कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों के साथ जो उनकी बातचीत है इस किताब में, उसी में है। शशिशेखर उनसे पूछते हैं, आप कलाओं से बहुत ज़्यादा जुड़े रहे हैं, कविता के अलावा आपकी रुचि के क्षेत्रों में संगीत, नृत्य, रंगमंच और सिनेमा भी हैं, तो आज क्या अंतर या एकता अनुभव करते हैं इन कलाओं में? सवाल है, क्या इनमें आवाजाही संभव है? एक व्यक्ति एक कला में रहते हुए भी दूसरी कला में चला जाए या उससे कुछ सीखे, क्या यह संभव है? कुंवर जी का जवाब सुनिए। संभव है, बिल्कुल संभव है। सभी कलाओं में प्रयोग, एक्सपेरिमेंट बेसिक है। शायद ही कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। अलग अलग कलाओं से अलग अलग चीज़ें सीखी जा सकती हैं। सबसे एक ही तरह की शिक्षा नहीं मिलती, क्योंकि सबकी क्रिएटिविटी के तरीके अलग अलग होते हैं। अब आप जानते हो, क्रिएटिविटी का जो शब्द है यहाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है उनके पूरे जीवन में। बहुत गहरा संबंध कलाओं से रहा और वो सहज रूप से रहा है। ये नहीं कि तय करके कि मुझे कलाओं के पास जाना है, कलाओं को की दुनिया में रहना है, वैसा नहीं था। अब देखिए, लेखक का सिनेमा पूरी किताब है जिसमें सत्यजीत राय पर उनका बहुत सुंदर संस्मरण भी है, निबंध भी है। छाया नट की चर्चा भी वो करते हैं उस पत्रिका की, जब उसके संपादक रहे थे वो, कि उसमें उन्होंने क्या किया या क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए। और व्यक्तिगत जीवन में भी हम लोगों ने देखा ही, बहुत सारे ऐसे अवसर आए मेरे साथ भी कुंवर जी के, कि हम कोई संगीत सुन रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, ऐसे तमाम आयोजनों में, और व्यक्तियों के साथ भी आए हैं। यही एक बार आए इसी में, कुंवर जी और मैंने और कारण जी ने, बाबा कारंत ने करीब 3 घंटे बिताए थे अनेक्स वाले उसमें। तो उनकी जो जिज्ञासाएँ रहती थी, उनको जो उसमें जोड़ते थे, बहुत अद्भुत होता था। हमारे बीच में कुछ और लोग भी हैं। पहले मैं कहूँगी कि वो 2-2 मिनट या थोड़ा छोटी छोटी टिप्पणी करें अपनी। वंदना जी, गगन जी, आप बोलेंगी, और विनोद सर। सबसे पहले तो आभार भारती जी का, अपूर्व जी का, जो इस तरह का कार्यक्रम कुंवर जी पर करते रहते हैं हर साल, और एक विचारोत्तेजक चर्चा कराते हैं, और बहुत तरह की कविताओं का गान वगैरह। तो बहुत बधाई उनको, और बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने का यहाँ। मैं शायद 2 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ले लूँगी, थोड़ा खमियाजा लखनऊ से आने का भी लूँगी मैं। तो और लखनऊ में की कविता में कुंवर जी कह चुके हैं कि छोटी सी बात को वो 2 घंटे तक चलाते हैं, तो मैं 2 घंटे के बाद 2 मिनट में कहने की कोशिश तो करूँगी। पहली बात तो ये है कि कुंवर जी से परिचय मेरा बहुत देर से हुआ, करीब 85-86 में। हमारी एक दोस्त थी इतालवी, ओख्रिमेंको, क्या नाम था उनका भारती जी, मरियोला अफरीदी। तो
वो जब व्यास सम्मान मिला कुंवर जी को, तब उन्होंने हमको हमारी रिकमेंड किया मेरा नाम, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से लखनऊ में थे, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि सारे साहित्यकारों से परिचय हुआ, लेकिन कुंवर जी से हम लोग को मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि कुंवर जी के बारे में ये कहा जाता था कि बहुत रिजर्व किस्म के व्यक्ति हैं। कोई कविता लिखता है और उसको उस कविता से बहुत संतुष्टि मिलती है, लेकिन उस कविता की चर्चा उस तरह नहीं होती है, या पाठक उसको उस तरह से नहीं लेते हैं उसका उस तरह से स्वागत या उसका रिसीव नहीं की जाती है। तो क्या आपकी कोई ऐसी कविता है? तो कुंवर जी ने उसमें एक कविता का अपनी जिक्र किया था, और वो कविता है मुश्किल से शुरू हुई दुनिया। इस किताब और मुश्किल से शुरू हुई दुनिया, और उसमें जो समय की बात चली, तो समय के जो तमाम तरह के हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कालो न यातो वयमेव यातः, हाँ, काल तो वहीं ठहरा है, हम ही तो गुजर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं समय बीत रहा है। तो उसमें वो कहते हैं, जब उन्होंने ये बात कही तो उसके बाद मैंने ये कविता दोबारा पढ़ी, और तब मुझे लगा कि इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। तो जो मुझे अभी चलते वक्त याद आई थी, तो इन लाइन मैंने नोट कर ली थी। समय की सत्ता न तो आत्यंतिक है, न प्रावेशिक, न संग्रही न विग्रही, शायद वह केवल वैचारिक है। तो ये एक बड़ी बात है, और एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर बहुत विचार की ज़रूरत है, और मैं समझती हूँ कि इस पर विचार किया जाना चाहिए जब हम काल के संदर्भ में सोचते हैं। एक और बात जो मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी कि मध्यकाल पर वो बहुत जोर देते थे। मतलब जैसे कि हम लोग सीधे हिंदी साहित्य जो है अपने को संस्कृत साहित्य से जोड़ता है, और वो उसको हम अपनी परंपरा मानते हैं कि हम परंपरा से जुड़े हैं, तो संस्कृत साहित्य और हम सीधे हिंदी साहित्य आ गए। तो उनका कहना था कि नहीं, संस्कृत साहित्य से हमने उस तरह से नहीं लिया है। जो बीच का हमारा साहित्य है, जो हमारा पाली बीच का नहीं, वो तो संस्कृत के साथ का साहित्य है, पाली प्राकृत है या अपभ्रंश है, या और मध्यकाल पर वो बहुत जोर देते थे कि वो मध्यकाल की जो संपदा है, चाहे वो आप वैचारिक संपदा ले लीजिए, जो हमारे भक्त कवि हैं, जो हमारे संत कवि हैं, जो रैदास हैं, दादू हैं, इन लोग को ले लीजिए आप, चाहे आप उसकी फॉर्म को ले लीजिए, चाहे आप उसके लय को ले लीजिए, चाहे आप उसको छंद को ले लीजिए, जो घनन वगैरह हैं, तो इस पर जोर दिया जाना ज़रूरी है। हम उससे अपने को तोड़ना हमें नहीं चाहिए। मेरे इंटरव्यू में, साक्षात्कार में भी उन्होंने ये बात कही है, और इस पर उन्होंने बहुत लंबी चर्चा की थी, जो उसका थोड़ा सा अंश उन्होंने संपादित किया है, क्योंकि ये जो साक्षात्कार मैंने लिया है ये बहुत पुराना था, और कहीं फाइलों में ऐसा दब गया कि मेरा बड़ा सौभाग्य है, और भारती जी की मेहनत रही होगी कि ढूंढ निकाला उन्होंने, और इस किताब में वो छप गया। तो बहुत शुक्रिया फिर से भारती जी आपको। लेकिन इस पर मध्यकाल के कंट्रीब्यूशन पर भी मेरा ख्याल है कि ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है मैंने 2 मिनट से बहुत ज़्यादा ले लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जो कविता कुंवर जी की है कि अब की अगर लौटा तो जी, कुंवर जी से संवाद करने जो भी व्यक्ति गया हो, वो जब भी लौटा है तो समृद्धतर होकर लौटा है, उसके मानवीयता में और इजाफा हुआ है, उसको वो मनुष्यतर होकर लौटा है, वो एक बेहतर मनुष्य होकर लौटा है। तो ऐसे बिरले लोग, उनको मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि, बहुत धन्यवाद। संवाद वहाँ से शुरू हुआ, और अंत में जब वो करीब 89 के थे अंतिम दिनों में, तो मुझे बोरखेस की याद आती थी, क्योंकि बोरखेस का अंधापन उनमें आ गया था। वो कभी कभी जब मैं बैठता था उनकी बगल में, तो मेरी हाथ को ले करके यूं करके महसूस करके कहता, अच्छा विनोद हो तुम। तो वो आखिरी दिनों में उनकी, मैंने 2 लोगों को ऐसा देखा है, श्यामलाल टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को, कि वो भी आखिरी दिनों में काफ़ी अंधत्व का शिकार हो गए थे। और ये लोग वो हैं जो रेनेसां पुरुष जिन्हें कहा जाता है। सत्यजीत रॉय थे, और मैं श्यामलाल को भी उसी कैटेगरी में मानता हूँ। और कुंवर जी और राय में बड़ा संवाद भी हुआ था, बल्कि जब वो शतरंज के खिलाड़ी बना रहे थे, एक दिन मैं सारा दिन उन लोगों के साथ रहा था, रॉय के साथ। तो कुंवर जी भी काफ़ी, उनके घर में सारी पत्रिकाएं, TLS, इनकाउंटर, साइट एंड साउंड सब रहती थी। तो मैंने उस समय उनसे बातचीत जब पहली की, जो अशोक वाजपेयी की किताब में है भी साहित्य विनोद में, उसमें हम लोगों ने लिख के बात की। वैभव तो उनमें था ही, लेकिन शास्त्रीय मन था, और एरिस्टोक्रेसी अपने माइंड को, अपने माइंड की हेरिटेज को
कैसे सेलिब्रेट कर सकती है। ये कुंवर जी का जीवन इसका बहुत सुंदर उदाहरण है कि आमिर खान साहब गा रहे हैं, पंडित जसराज गा रहे हैं, मतलब ये चीज़ें हमारे लिए तो कहानियों में पढ़ने वाली हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को जिस दिशा में वो लेकर गए, ये अचंभा होता है कि कोई व्यक्ति एरिस्टोक्रेसी में से आता हो और वो उस तरह के लाइफस्टाइल को छोड़कर विचार के वैभव को कैसे अपने दिनचर्या में सेलिब्रेट करता है, और उन जिस तरह से वो सब लोगों को, यंग हैं, मिडल एज्ड हैं, जिस तरह से वो सबके लिए अवेलेबल रहते थे, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम में विचार की जिज्ञासा है तो वही हमारा पासपोर्ट होता था उनके पास जाने का। और निर्मल स्मृति व्याख्यान एक 5वां हुआ, कृष्णनाथ जी ने दिया भारत और यूरोप पर, और कुंवर जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कृष्णनाथ जी का तो व्याख्यान अच्छा था ही, लेकिन कुंवर जी ने उस शाम जो बातें कहीं, और लगभग आधा घंटा 35 मिनट वो बोले, रिकॉर्डिंग में है, यूट्यूब पर भी डाला हुआ है। हम उससे पहले भारत और यूरोप की बात ऐसे कर रहे थे जैसे यूरोपियंस ने जब हमारे यहाँ आकर भारतीयों से बात की, और कुंवर जी सारी शाम को उन बीसी के कन्वर्सेशंस में ले गए जब ग्रीक्स का और जैन मुनियों की बातचीत यूरोप में हुई, और उसके सारे रेफरेंसेस उन्होंने दिए। सबको बहुत बहुत नमस्कार, सादर नमस्कार। इतनी गंभीर बातें इतनी देर तक सबने शांतिपूर्वक सुनी और इतना समय दिया, इसके लिए हम सब बहुत बहुत आभारी हैं।